हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम अपना लास्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कवर करेंगे डिटेल में, जो कि है जे.एस. मिल्स एंड हिज पॉलिटिकल थॉट। मींस जे.एस. मिल्स के पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में कवर करेंगे हम लेक्चर नंबर 97 में, और इसके बाद जो लेक्चर नंबर 98 आएगा उसमें हम टॉप एमसीक्यूज करेंगे जे.एस. मिल्स के। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में हमने जर्मी बेंथम को डिटेल में कवर किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर देखने से पहले जर्मी बेंथम आपने देखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं की फिलॉसफी में ये कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। जे.एस. मिल्स का पूरा नाम क्या था? तो जे.एस. मिल्स का पूरा नाम था जॉन स्टूअर्ट मिल। जॉन स्टूअर्ट मिल। ठीक है, याद रखना जेम्स मिल नहीं है। क्यों? क्योंकि जेम्स मिल इनके फादर थे, वो भी एक फिलासफर थे। तो जॉन स्टूअर्ट मिल इनका पूरा नाम था। ये पैदा होते हैं 1806 में और 1873 में इनकी डेथ होती है। आपको याद रखना है ये 19th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे। कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ के थिंकर थे? इंग्लैंड के थिंकर थे। ये एक इंग्लिश फिलासफर थे, इकोनॉमिक्स थे और पॉलिटिकल थिंकर थे। कौन सा ऐसा थिंकर है जो कभी भी स्कूल नहीं गया? तो वो थिंकर है जे.एस. मिल्स। जे.एस. मिल्स कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने सारी की सारी पढ़ाई अपने घर में ही रहकर की है। उनके टीचर का नाम क्या था? तो उनके फर्स्ट टीचर थे उनके फादर, और उनके साथ उनके फादर के दोस्त। उनके फादर जेम्स मिल और उनके फादर के दोस्त जर्मी बेंथम, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। तो उनके टीचर का नाम पूछा जाए तो उनके टीचर का नाम था जेम्स मिल्स, जो कि उनके फादर हैं, और जर्मी बेंथम। याद रखना जे.एस. मिल्स जेम्स मिल्स नहीं है। जे.एस. मिल्स जो हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो है जॉन स्टूअर्ट मिल, जेम्स मिल के बेटे, और जेम्स मिल और जर्मी बेंथम के स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है। ही स्टडीड एक्सटेंसिवली एट होम। घर में ही उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए। अलग अलग जनरल के लिए वो लिखने लगे, और एक जनरल था जिसका नाम था वेस्टमिनिस्टर रिव्यू। तो वेस्टमिनिस्टर रिव्यू के लिए उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे और बाद में उसके एडिटर भी बन गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जे.एस. मिल्स कौन से जनरल के एडिटर थे? तो वेस्टमिनिस्टर रिव्यू। वेस्टमिनिस्टर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहां से ये चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। ठीक है, किस किस से ये इन्फ्लुएंस थे? तो ये इन्फ्लुएंस थे, एक तो अपने फादर से होंगे, जेम्स मिल से। ठीक है, जेम्स मिल्स से ये इन्फ्लुएंस थे, और साथ में जेम्स मिल के दोस्त जो के थे जर्मी बेंथम, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर किया है। जर्मी बेंथम को हम जानते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के लिए। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कौन है? जर्मी बेंथम। क्या है यूटिलिटेरियनिज्म? हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जर्मी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म ये अडॉप्ट करते हैं और उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? डेवलप अ मोर ह्यूमन एंड लिबरल फॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, यूटिलिटी से निकला है। यूटिलिटेरियनिज्म मींस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये कंसेप्ट किसका था? दो थिंकर के नाम बताओ जो यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो जर्मी बेंथम एंड मिल्स। जर्मी बेंथम को कहा जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और जर्मी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को मॉडिफाई करते हैं कौन? उनके स्टूडेंट जे.एस. मिल्स, जॉन स्टूअर्ट मिल्स। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों की यूटिलिटी में? जर्मी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, और मिल्स फोकस करते हैं क्वालिटी पे, तो हम बोलते हैं इस अप्रोच को
क्वालिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बातें की थी, यही है मेन डिफरेंस दोनों में। वो उनकी वाइफ से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अगर पूछा जाए कौन सा वेस्टर्न थिंकर है जो अपनी वाइफ से इन्फ्लुएंस था, तो वाइफ से भी इन्फ्लुएंस हैं, फादर से भी इन्फ्लुएंस हैं और फादर के दोस्त से भी। उनकी वाइफ का नाम था हैरियट टेलर, हैरियट टेलर, वाइफ ऑफ जे.एस. मिल्स। फीमेल राइट्स के चैंपियन कहा जाता है उनको। वर्कर्स के लिए उन्होंने काम किया है, वर्कर्स के राइट्स का चैंपियन कहा जाता है उनको। जर्मी बेंथम ने बात की थी मेल सफरेज की, जर्मी बेंथम ने क्या बात की थी? मेल सफरेज की। बट उनके स्टूडेंट जे.एस. मिल्स बात करते हैं फीमेल सफरेज, फीमेल को वोट देने का राइट होना चाहिए, वुमेन के राइट्स पे बात करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं जर्मी बेंथम जे.एस. मिल्स एक फेमिनिस्ट थिंकर थे। ठीक है, जैसे हमने देखा जर्मी बेंथम को हमने क्या बोला? फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर कौन है? जर्मी बेंथम। ऐसे ही जे.एस. मिल्स को कहा जाता है फाउंडर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी, वन ऑफ द फाउंडर है, काफ़ी सारों में से एक जो हैं वो बात करते हैं लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी की, मिल्स पे। ही एडवोकेटेड फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस किया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे फोकस किया है। याद रखना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे बात नहीं की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे बात किसने की है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं, ठीक है, और यूटिलिटेरियन एथिक्स पे बात करते हैं। जब वो 20 साल के थे 1826 में, 1806 में पैदा होते हैं। 20 साल के कब हुए? 1826 में। तब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो डिप्रेशन के खिलाफ लड़ते हैं, डिप्रेशन के खिलाफ लड़ते हैं और अगले 1 साल में डिप्रेशन से वो बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अपने एमसीक्यूज में कवर किया है कि किसकी पोएम्स पढ़ने के बाद वो डिप्रेशन से बाहर आते हैं। ठीक है, किसकी पोएम्स, पोएम्स रोमांटिक पोएम्स पढ़ते हैं वो, किसकी पोएम्स पढ़ने से वो डिप्रेशन से बाहर आते हैं? तो वो कौन पर्सन है? वो है, आपने याद रखना है, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, WORDS, वर्ड्स, WORTH, वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। और एक पर्सन और था कोलरिज, कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ की पोएम्स पढ़ने के बाद वो डिप्रेशन से बाहर आते हैं। ठीक है, चलिए 1827 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी लेते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी वही जो इंडिया में आई, जो 1800 में, जो 1600 में बनी सारी, क्वीन एलिजाबेथ ने उसको मोनोपोली राइट्स दिए, इंडिया में आई और इंडिया में राज भी किया। उसी कंपनी के एक मुलाजम थे, जॉब करते थे, जेम्स मिल्स। उसके बाद वो वेस्ट मिनिस्टर से इलेक्शन लड़ते हैं और पार्लियामेंट में भी जाते हैं। कब से कब थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? 1865 से लेके 1868 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंग्लैंड के। तो ये था कुछ इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इनके की कंसेप्ट्स, जर्मी बेंथम के की कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म एंड क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म पे बात कौन करते हैं? सबसे पहले जर्मी बेंथम, इनके गुरु। ये क्या करते हैं? ये यूटिलिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। यूटिलिटेरियनिज्म को किससे लिया इन्होंने? बेंथम से लिया। उसको पहले क्रिटिसाइज किया और उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की। कंटिन्यूड बेंथम्स प्रिंसिपल, बेंथम के प्रिंसिपल को कंटिन्यू किया। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। क्या था उसमें? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और इन्होंने रिजेक्ट किया बेंथम्स का क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म। क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म हमने पढ़ा है, जिसको हम
फेल्सिफिक कैलकुलस भी कहते हैं। फेल्सिफिक कैलकुलस या क्वांटिटेटिव हेडोनिज्म या हेडोनिज्म क्या है? ये एक तरीका बताया था बेंथम ने जिसमें 7 फैक्टर्स बताए थे जिससे हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ये रिजेक्ट करते हैं। ही हेल्ड दैट फेल्सिफिक कैलकुलस वाज एब्सर्ड, मीन्स फेल्सिफिक कैलकुलस जो है वो रेडिक्यूलस है, वो लॉजिकल नहीं है, वो इलॉजिकल है। उससे आप प्लेजर को कैसे नापोगे? प्लेजर को आप नहीं नाप सकते, ये बात की मिल्स ने क्रिटिसाइज किया बेंथम को। वो कहते हैं यू कांट मेजर एवरीथिंग इन क्वांटिटी, हर चीज को आप क्वांटिटी में नहीं नाप सकते। एक सिंगल वाइस भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स हिंट देते हैं वो कि सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। ही एडवोकेटेड फॉर क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, ही एडेड क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस। तो कौन सा वेस्टर्न थिंकर है जिसने बेंथम के क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म में क्वालिटी को ऐड किया था, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस को ऐड किया था? तो वो है जेएस मिल्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मिल्स ने जर्मी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को रिजेक्ट किया था? तो नहीं, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। मिल्स ने क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने बोला है कि जो ये क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म है ये निगलेक्ट करता है इंडिविजुअल कैरेक्टर को। इंडिविजुअल कैरेक्टर को कैसे निगलेक्ट करता है? क्या कहते हैं जर्मी बेंथम कहते हैं लेट अस सपोज सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई, तो अगर उसमें से 99 लोग खुश हैं तो एक पर्सन जो है वो उससे खुश नहीं है, तो वो पॉलिसी अच्छी है एज पर जर्मी बेंथम। मिल्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ये एक पर्सन है ये भी मैटर करता है। तो कहते हैं कि इंडिविजुअल कैरेक्टर मैटर करता है और आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को निगलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, देयरफॉर ही मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म बाय इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक मॉरल मोटिव्स। उन्होंने क्या किया? कुछ फैक्टर्स डाले जैसे मॉरल मोटिव्स, यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म, मीन्स सबको बराबर ट्रीट करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सिंपैथी को ऐड किया, एंड अ न्यू कंसेप्ट ऑफ जस्टिस विदाउट पार्शियलिटी, मतलब किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते आप, क्वालिटी को पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हैप्पीनेस टू द मिल के हिसाब से हैप्पीनेस क्या था? परफेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर को परफेक्ट करना, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, कल्टीवेट करना मॉरल वर्चूज को, ठीक है, कंट्रोल करना एक पर्सन के एपेटाइट्स या डिजायर्स पे, और रिकॉग्नाइज करना इंडिविजुअल कोलेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, इन चीजों पे फोकस किया। मिल्स कहते हैं वो क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन को, वो क्वालिटेटिव क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन ऑफ प्लेजर पे, मींस प्लेजर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हायर प्लेजर तो एक लोअर प्लेजर, एक हाई हैप्पीनेस एक लोअर हैप्पीनेस। दो हैप्पीनेस बताते हैं, कौन कौन सी? एक इंट्रिंसिक हैप्पीनेस, एक एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस। कैसे? सपोज करो, लेट अस सपोज आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप मेरा लेक्चर इसलिए देख रहे हो कि आप ये लेक्चर देखकर आप पास हो जाओगे और आप लेक्चरर बन जाओगे, आप जॉब लोगे, पैसे अर्न करोगे। तो ये कौन सा प्लेजर होगा? ये क्या होगा? ये है एक्सट्रिंसिक प्लेजर, एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस, यहाँ बेनिफिट जुड़ा है। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नॉलेज गेन के लिए मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, और ये लेक्चर देखने के बाद उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कुछ गेन किया है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक हैप्पीनेस या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक अंदर अपने स्पेशल फील होना। ठीक है, तो हायर प्लेजर कौन सा है? इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक। ठीक है, तो ये इन क्वालिटीज पे इन्होंने फोकस किया, कहते हैं ये सुपीरियर है। बॉडली या मटेरियल, ये क्वांटिटेटिव है, बॉडली मींस मटेरियल। ठीक है, कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी अगर सरकार बना रही है तो वो ज्यादा ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे रही है, तो वो क्वांटिटी पे फोकस कर रही है, वो मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस कर रही है।
तो वो लोअर प्लेजर है। हायर प्लेजर क्या है? हायर प्लेजर है जब आप इंट्रेंसिक मोटिवेशन लेते हो किसी चीज से, इंट्रेंसिक हैप्पीनेस, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मॉरल, एस्थेटिक, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। एक एक उनके कोट से समझते हैं, उनकी एक लाइन है, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। अब ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका ये वाला कोट है, उन्होंने ऐसा बोला है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये बोला है कि बेटर टू बी अ सॉक्रेट डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है? बेटर टू बी अ ह्यूमन, एक डिससैटिस्फाइड इंसान होना बेटर है एक सेटिस्फाइड पिग होने से। या सॉक्रेट कौन था? जो सॉक्रेट हमने पढ़ा है, जो गुरु था प्लेटो का, उसी सॉक्रेट की बात कर रहे हैं। तो सॉक्रेट को कहा जाता है दुनिया का सबसे अक्लमंद पर्सन, वाइजेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। कौन है? सॉक्रेट। वो कहते हैं कि एक डिससैटिस्फाइड वाइज मैन, डिससैटिस्फाइड अक्लमंद होने से बेटर है एक बेवकूफ सेटिस्फाइड होना। मतलब आज के टाइम में, आज के टाइम में इसको अप्लाई करते हैं। आज के टाइम में इसको अप्लाई कैसे करेंगे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई अंधभक्त अगर सेटिस्फाइड है तो उसको सेटिस्फाई करने से बेटर है आप किसी उसको सेटिस्फाई करने से बेटर है कि पढ़े लिखे पर्सन का डिससेटिस्फाई ही रहना। ठीक है, समझ आ गया? वो कहते हैं ना, बैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा। तो इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन, डिससेटिस्फाइड इंसान होने से बेटर नहीं, एक सेटिस्फाइड पिग होने से बेटर है कि हम इंसान बन के रहें डिससेटिस्फाई ही सही। ठीक है, सेटिस्फाइड बेवकूफ होने से बेटर है कि हम डिससेटिस्फाई सॉक्रेट बन के ही रहें। ठीक है, ये रिपीट हो गई लाइन। चलिए, मॉरल एक्शंस जज्ड बाय टेंडेंसी टू प्रमोट हैप्पीनेस। क्या कहते हैं कि मॉरल एक्शन जो हैं ये कैसे जज होंगे कि उनके अंदर कितनी टेंडेंसी है हैप्पीनेस को प्रमोट करने की। बट ये हैप्पीनेस ऐसे ही नहीं आनी चाहिए। फोकस किस पे रहना चाहिए? ह्यूमन डिग्निटी पे और इंडिविजुअलिटी पे। तो इन्होंने इंडिविजुअल को फोकस किया है। मतलब 99 को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये ग्रेटेस्ट नंबर तो है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है। एक जो है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कौन कहता है? बेंथम। ये कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना है, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ह्यूमन डिग्निटी के एस्पेक्ट पे बात बेंथम ने नहीं की, इंडिविजुअलिटी पे बात बेंथम ने नहीं की, ये बात की है उनके स्टूडेंट मिल्स ने। आपने इतना याद रखना है। आगे एमसीक्यूज मैंने 50 एमसीक्यूज हर टॉपिक के करवाता हूं मैं, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा। मिल ट्राई टू रिकनसाइल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सोसाइटी और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को रिकनसाइल करने की कोशिश की। कैसे? सपोज करो आपको सोशल सर्विस करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप दो ऑप्शन है, एक सेल्फ सर्विस, दूसरा सोशल सर्विस। तो औरों का भला करने में जो मजा है ना, वो अपने भले में मजा नहीं है। बड़े सारे लोग ऐसे बात करते हैं ना। क्या मतलब है कि पीपल शुड डू व्हाट वाज गुड फॉर सोसाइटी। लोगों को वो करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है। जो वो करोगे तो आपको जो प्लेजर मिलेगी ना, वही प्लेजर है क्वालिटेटिव प्लेजर। ठीक है, वही है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ सर्विस अपने बारे में सोचोगे तो वो बात सही नहीं है। क्या सही है? गुड फॉर सोसाइटी, नॉट गुड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसने जस्टिस को राइट्स के साथ लिंक किया? तो मिल्स ने। ही लिंक्ड जस्टिस विद राइट्स एज टू हेल्ड इनजस्टिस। वो कहते हैं कि इनजस्टिस वायलेट करते हैं राइट्स का। चाहे आप 99 के लिए अच्छा कर रहे हो, बट 1% जो है, 1% जो रह गया है, तो उसके साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, उसके राइट्स का तो वायलेशन हो रहा है। तो हर वॉइस इंपॉर्टेंट है। किसने बोला? मिल्स ने। For an individual to be able to progress must enjoy certain rights in a society. Therefore, utility was the justification of right. ठीक है, मिल्स के लिए कहा जाता है कि मिल्स वाज अ पीटर। मिल एक पीटर थे जिन्होंने
अपने मास्टर को डिनाई किया था, अपने मास्टर को क्रिटिसाइज किया था। तो मास्टर कौन है? बेंथम। पीटर कौन है? मिल। तो नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनका व्यूज क्या था फ्रीडम ऑफ वुमेन पे। तो व्यूज ऑफ मिल्स ऑन फ्रीडम ऑफ वुमेन, तो वुमेन की फ्रीडम या लिबर्टी ऑफ वुमेन पे वो कौन सी बुक में बात करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बुक है? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। एंड पे हम इनके सारे वर्क्स पढ़ेंगे। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन कब लिखा गया? 1869। किसने लिखा? मिल्स ने। ठीक है। वो बात करते हैं इक्वल फ्रीडम ऑफ वुमेन की। कहाँ बात करते हैं? सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में। क्या वो जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे? यस, जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे। वो फेमिनिस्ट थिंकर थे, अपनी वाइफ से इन्फ्लुएंस थे। वो क्रिटिसाइज करते थे लीगल और सोशल सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन, के लीगली और सोशली जो हमारे कानून हैं, जो हमारे लॉज हैं तब के इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लीगली और सोशली वुमेन को सबॉर्डिनेट करके रखा है। वो इस सबॉर्डिनेशन को कहते हैं कि ये लास्ट रेमिनेंट है प्रीमिटिव स्लेवरी का। जो स्लेवरी हुआ करती थी वो आज भी खत्म नहीं हुई, उसका निशान अभी भी बाकी है। और वो क्या है? वो आपने वुमेन को सबॉर्डिनेट करके रखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न एज में क्या है? वो बात करते हैं कि इन मॉडर्न एज प्रिंसिपल्स लाइक लिबर्टी एंड इक्वालिटी, हर कोई लिबर्टी और इक्वालिटी की बात कर रहा है। हर पर्सन अपने आप को रिफ्रेन कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है स्लेवरी से, कि मुझे स्लेवरी नहीं करनी, स्लेवरी में नहीं जाना। दूसरी तरफ वही पर्सन वुमेन्स को राइट देने के लिए मना कर रहा है। वही इंसान, उसी इंसान के हिसाब से वुमेन्स जो हैं वो सबॉर्डिनेट हैं। तो किसने बोला? ऑल वुमेन हैड इंटरेस्ट इन वुमेन्स सबॉर्डिनेशन के। हर मर्द जो हैं वो, उनको लगता है कि फीमेल जो हैं सबॉर्डिनेट हैं। इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा बोला कि ऐसा ये एक चीज जो है प्रीमिटिव स्लेवरी की अभी रह गई है कि इंसान ने औरत को सबॉर्डिनेट बना के रखा हुआ है। और यहाँ सिर्फ मर्दों की मतलब गलती नहीं है, वो कहते हैं कि फीमेल्स की भी उतनी गलती है। यहाँ फीमेल्स जो हैं उनका पालन पोषण ऐसा होता है कि वो मान लेती हैं कि हम सबॉर्डिनेट हैं। एक अच्छी, एक आइडियल वुमेन वही है जो अपने मेल काउंटर पार्ट की हर बात मानती है, उसके हिसाब से चलती है। ऐसा फीमेल ने अपने आप को मान लिया है। ठीक है। द वुमेन्स वर ब्रॉट अप इन सच ए वे, इस तरह से उनका पालन पोषण होता है, टू बिलीव दैट सबमिशन एंड यील्डिंग द कंट्रोल ऑफ अदर इज देयर आइडियल करेक्टर। उनका यही आइडियल, एक अच्छी औरत का यही करेक्टर है कि वो दूसरे उसको कंट्रोल करें। ऐसा फीमेल ने खुद माना है। हाँ, जैसे आप देखो, आप में से कोई फीमेल जो पीएचडी होल्डर है या मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में, तो जब कहीं बाहर जाना होता है तो अपने छोटे भाई से पूछते हैं या नहीं पूछते? कहते भाई मैं बाहर जाऊं, या घर वाले कहते हैं भाई को लेकर जाओ बाहर। भाई चाहे 10 साल का हो, उसको बोलेंगे बेटा दीदी के साथ जाओ। भाई को एक कोई थप्पड़ मारे वो भाग जाए। बट एक माइंड सेटअप ऐसा बन गया है कि हाँ फीमेल सबॉर्डिनेट है, ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि ये कैसे खत्म होगा? ये एजुकेशन से खत्म होगा। ही डिमांड इक्वल राइट्स इन एजुकेशन, मेल फीमेल्स के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए एजुकेशन में। एम्प्लॉयमेंट में इक्वल राइट्स होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इक्वली पार्टिसिपेट करनी चाहिए फीमेल्स भी। वो कहते हैं कि वुमेन्स फ्रीडम वुड बेनिफिट नॉट जस्ट वुमेन। अगर आप औरत को आज़ादी दोगे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, तो वो सिर्फ औरत को फायदा नहीं हो रहा, वो पूरी की पूरी सोसाइटी को फायदा हो रहा है। एक औरत घर चलाती है तो एक बच्चे का जो फर्स्ट टीचर है वो फीमेल है, बच्चा घर से सीख रहा है, तो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होगा, ना कि एक फीमेल को बेनिफिट होगा। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी जो है उसको अप्लाई करने की बात करते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन के साथ। एंड हेल्ड दैट फ्रीडम इज द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वांट ऑफ ह्यूमन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी में स्टेटमेंट बेस्ड ये पूछा गया है कि किसने बोला फ्रीडम इज द फर्स्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वांट ऑफ ह्यूमन नेचर? तो ये बोला किसने? मिल्स ने। इन हिज व्यू लीगल इंटाइटलमेंट ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन वाज इंग्लिश मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहे हैं कि लीगली और फीमेल जो है वो सबॉर्डिनेट है, और वो किसकी वजह से है, किसके ने सबॉर्डिनेट रखा हुआ है? इंग्लिश का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लॉ है,
उसने फीमेल को सबॉर्डिनेट रखा हुआ है। क्यों? ऐसा क्या करता है इंग्लिश मैरिज कंट्रैक्ट लॉ? उस लॉ में ये चीज लिखी गई है कि वुमेन कांट होल्ड प्रॉपर्टी इन देयर नेम। औरत जो है, फीमेल जो है, वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं रख सकती। औरत की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके हस्बैंड के, उसका ओनर उसका हस्बैंड होगा। अ वुमेन कांट बी अ गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के जब गार्जियन की बात होती है तो बात मेल की आती है, फीमेल की नहीं आती। इवन नो प्रोविजन ऑफ लॉ ऑन मैरिटल रेप। तो कहता है कि मैरिटल रेप में भी कोई भी प्रोविजन नहीं है लॉ का। आज ये प्रोविजन है, ये तब की बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। ठीक है, मैरिटल रेप क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ में अगर कंसेंट से रिलेशन नहीं होते, अगर फीमेल की कंसेंट से रिलेशन नहीं होते तो उसी को कहते हैं मैरिटल रेप। तो ये काफ़ी मीन्स न्यूज़ में रहता है, इस पे आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, काफ़ी सारे केस कोर्ट में भी जाते हैं हमारे यहाँ भी। ही एडवोकेटेड दैट इक्वल फ्रीडम एंड राइट्स शुड बी गिवन टू द वुमेन। फीमेल्स को इक्वल राइट्स देने चाहिए, इक्वल फ्रीडम देनी चाहिए। इसके 4 फायदे होंगे। कौन कौन से फायदे होंगे? जब इक्वालिटी दोगे फीमेल को तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, मेल फीमेल इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और डबल द मास ऑफ मेंटल फैकल्टीज रिजल्टिंग इन मोर नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन सोसाइटी। तो अगर सपोज करो कोई आपका गांव है, वहां से 15 लोग ऑफिसर बने हैं मेल, तो फीमेल्स को भी अगर वहां इक्वल राइट्स और फ्रीडम होगी तो 15 फीमेल्स भी हो जाएंगी। ठीक है, तो मेंटल फैकल्टीज डबल होंगी, सोसाइटी में प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ता है तो परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है। ठीक है, इक्वालिटी प्रोवाइडेड टू वुमेन विल हैव बेटर इन्फ्लुएंस ऑन मैनकाइंड। तो इंसानियत पे भी, मैनकाइंड पे भी इसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। इट विल फुलफिल यूटिलिटेरियन क्राइटेरिया ऑफ, जो बेंथम का क्राइटेरिया है यूटिलिटी का, वो भी इससे फुलफिल होगा। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। पहले सपोज करो मैंने बोला यहाँ 15 लोग पढ़ रहे थे आपके गांव से, तो अब 30 होने लगे, तो नंबर बढ़ गया ना। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल होगा। ठीक है, और क्वालिटी पे भी फोकस किया जाएगा। जो मेजोरिटी वाला फार्मूला है, जैसे अगर 80-90% को हैप्पीनेस मिल रहा है तो वो एक्शन सही है। तो अब तो क्वालिटी पे भी फोकस किया जा रहा है, इंडिविजुअलिटी पे भी फोकस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका थ्योरी ऑफ लिबर्टी। इनकी थ्योरी ऑफ लिबर्टी कौन सी बुक में ये बात करते हैं? तो इनकी एक बुक है ऑन लिबर्टी, 1859 में लिखी गई थी। तो ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? मिल्स की, 1859, जिसमें बात करते हैं थ्योरी ऑफ लिबर्टी पे। थ्योरी ऑफ लिबर्टी या ऑन लिबर्टी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिबरल वर्क था इनका, जहां ये मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। बट मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हार्म करो, दूसरों को हार्म आप नहीं करोगे। याद करो जरा, हमने लिबर्टी को डिटेल में पढ़ा है और वहां हमने बात की थी हार्म प्रिंसिपल की। तो हार्म प्रिंसिपल किसने दिया है? यही मिल्स हैं जिन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया है। इसको रॉल के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, ये लिबर्टी की बात करते हैं। एडवोकेट मैक्सिमम हैप्पीनेस और हार्म नहीं करना दूसरों को। इन्होंने एडवोकेट किया इंडिविजुअल लिबर्टी पे। लिबर्टी ग्रांट्स इंडिविजुअल्स टू मेक देयर ओन चॉइस। अगर आप फीमेल्स को भी लिबर्टी दे दोगे, सबको लिबर्टी दोगे, तो आप उनके पास चॉइस है। वो अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, उनके पास चॉइसेस हैं। उससे क्या होगा? दे इम्प्रूव देयर मेंटल एंड मॉरल फैकल्टीज को वो इम्प्रूव करेंगे। जैसे परसेप्शन है, जजमेंट है। परसेप्शन, एक पढ़े लिखे पर्सन की परसेप्शन अलग ही होती है। परसेप्शन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। जैसे अभी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी क्या परसेप्शन है इस वोट चोरी के मुद्दे को लेके? आप पढ़े लिखे हो तो आप चीज़ों को कोरिलेट करोगे, आपकी जजमेंट अच्छी होगी, आपकी मेंटल एक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी मॉरल फैकल्टीज इंप्रूव होंगी। ठीक है, आपकी मॉरल प्रेफरेंसेस बढ़ेंगी, आपकी बेटर रीजनिंग होगी, डिसीजन मेकिंग आपका बेटर होगा, सेल्फ कंट्रोल आपका बेटर होगा। एक अनपढ़ पर्सन जो होता है, जो
पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें रीजनिंग नहीं है, तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल भी खो बैठता है। आपने देखा होगा काफ़ी केसेस में। लिबर्टी improves moral and mental power of human beings when they exercise their specific liberties। ठीक है, वो 3 तरह की लिबर्टी की बात करते हैं। कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्शन, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। थॉट एंड एक्सप्रेशन मीन्स अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें। लिबर्टी ऑफ एक्शन, एक्शन की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, आपको लिबर्टी है, आपने बीजेपी का साथ एसोसिएट होना है, कांग्रेस के साथ एसोसिएट होना है, आपने कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, तो आप ये 3 लिबर्टीज़ की बात करते हैं। कौन कौन सी लिबर्टी? मिल्स कौन कौन सी 3 लिबर्टीज़ की बात करते हैं? तो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट, लिबर्टी ऑफ एक्शन, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिल्स के हिसाब से कौन सी है? लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। भाई आवाज़ किसी की आप दबा नहीं सकते। वो 99% खुश तो हैं, लेकिन 1% की आवाज़ तो आप दबा रहे हो, तो आप आवाज़ दबा नहीं सकते। His defense on freedom of thoughts and expression was most powerful। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन सबसे पावरफुल है, मीन्स वो स्ट्रांग डिफेंस करते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिबर्टी कौन सी है उनके लिए? फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन ज़रूरी है, सही हो या गलत हो वो बात नहीं, बात आपने अपनी रखनी है। ट्रुथ एमर्जेस फ्रॉम फ्री क्लैशेस ऑफ ओपिनियन। सच्चाई कब इमर्ज होती है? जब ओपिनियंस का फ्री क्लैशेस हो। गलत ओपिनियंस अगर हैं तो वो भी ज़रूरी हैं, इससे टेस्ट और रीडिफाइन होता है सच्चाई। ठीक है, जो मैंने ऊपर बात की थी 99% और 1% की, उसके लिए एक कोट है इनका। इफ अ मैन काइंड -1 वर ऑफ वन ओपिनियन, mankind would be no more justified in silencing that one person that he, if he had the power, and would be justified in silencing the mankind। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लेट अस सपोज हम बात करते हैं एक पर्सन की, वो एक पर्सन है किम जांग उन, नॉर्थ कोरिया का। वो एक पर्सन जो है वो कैसे 99.99% को की आवाज़ को दबा रहा है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहा है, तो ये एक डिक्टेटर है, ये गलत चीज़ है, इसको तो हम मानते हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम इसका उल्टा कर दें कि 99% अगर सही है, मीन्स 99% का एक व्यू है और एक पर्सन जो है वो इस चीज़ के खिलाफ है, इस चीज़ के खिलाफ सिर्फ एक पर्सन आवाज़ उठा रहा है, तो इस एक की आवाज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ये वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, उसी एंगल में लेना है कि कल को इसके पास पावर आ जाए अगर, तो ये तो 99 को दबाएगा। तो भाई ये 99 जो हैं, 99.99% जो सेटिस्फाइड हैं, अगर एक डिससेटिस्फाई है तो हमें इसको भी कन्विंस करना है, इसकी आवाज़ को भी हमने इम्पोर्टेंस देनी है। क्या मतलब? इफ़ ऑल मैनकाइंड, पूरी की पूरी इंसानियत, और उसमें से एक पर्सन को निकाल दें, उसके ओपिनियन को निकाल दें हम, तो ये वैसा ही होगा जैसे एक पर्सन अगर तानाशाह हो जाता है तो वो 99% लोगों की आवाज़ को दबा रहा है, तो ये भी उसी के बराबर है। मतलब वो रिजेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। बेंथम क्या कहते हैं कि अगर 99% खुश हैं तो 1% को इग्नोर कर सकते हो आप। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं। तो ये इसके लिए ये एक प्रिंसिपल देते हैं जिसका नाम है हार्म प्रिंसिपल। हम इसको लिबर्टी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हार्म प्रिंसिपल किसने दिया? मिल्स ने दिया, याद रखना, रॉल ने नहीं दिया। रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस है उनकी। ठीक है, तो हम रॉल जस्टिस पे बात करते हैं, मिल्स लिबर्टी पे बात करते हैं। हार्म प्रिंसिपल किसका है? मिल्स का है। क्या है हार्म प्रिंसिपल? State and society can restrict individual action only if they cause harm to others, not merely because they are immoral or offensive। पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। लेट अस सपोज, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपको स्मोक करने का हैबिट है। हमें पता है स्मोक से हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, हमें रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एज कम हो रही है, आपको पता है कि स्मोकिंग सही नहीं है,
तो आप क्या कर रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, अपनी बॉडी को नुकसान दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, इसके लिए कल को आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, कल कल को आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, फिर भी आप सब जानते हुए भी आप स्मोक कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, आपको कोई भी सोसाइटी या स्टेट नहीं रोकेगी। तो ये क्या है, ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होगा, जहां इंडिविजुअल पे कंसर्न होगा, तो यहाँ ना स्टेट इंटरफेयर करेगी ना सोसाइटी इंटरफेयर करेगी। दूसरी तरफ आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन में सिगरेट पी रहे हो, तो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है। यहाँ आप अपने साथ साथ दूसरों को भी अफेक्ट कर रहे हो, आपके धुएं से आपके पास में बैठे हुए पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, आप हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहे हो, आप बच्चों को पढ़ाते हुए क्लास में सिगरेट पी रहे हो, तो ये क्या है, ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है। तो यहाँ लिबर्टी को लेकर आते हैं मिल्स, कहाँ लिबर्टी है आपको और कहाँ नहीं है। तो हम प्रिंसिपल किसने दिया, मिल्स ने। स्टेट एंड सोसाइटी रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं आपके एक्शन को, आपके एक्शन को, आपकी लिबर्टी को, जब आप दूसरों को हार्म करोगे। इसलिए नहीं कि वो जो आपका एक्शन है वो इमोरल है या ऑफेंसिव है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो दूसरों को वो अदर रिगार्डिंग है, दूसरों को उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने दो एक्शंस की बात की, कौन कौन से दो एक्शन के बीच में उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, वो थे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। पूछा जाएगा हार्म प्रिंसिपल किसने दिया, मिल्स ने दिया। हार्म्स प्रिंसिपल दो एक्शंस की बात करता है, एक सेल्फ रिगार्डिंग, एक अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग मीन्स only the individual should concern, only individual should not interfere with, means आप सिगरेट पी रहे हो, आप पियो, ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, यहाँ सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी बॉडी के साथ जो करना है वो करो, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, आपको जो करना है करो, सोसाइटी या स्टेट या गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी, ये है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। आप म्यूजिक सुन रहे हो अपनी गाड़ी में, शीशे बंद हैं, आप सुनिए, ठीक है, आप पार्टी कर रहे हो, बर्थडे पार्टी कर रहे हो, अपने घर में बैठे हुए आप करिए, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। बट दूसरी तरफ आप सिगरेट पी रहे हो ट्रेन के बीच में, अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया ये। आप सिगरेट पी रहे हो क्लासरूम के बीच में, अदर रिगार्डिंग एक्शन है ये। आप हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहे हो, अदर रिगार्डिंग एक्शन है। आप बर्थडे पार्टी मना रहे हो और डीजे चला रहे हो, मोहल्ले वाले सब लोगों को परेशान कर रहे हो, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, अदर रिगार्डिंग एक्शन है। तो अदर रिगार्डिंग एक्शन में सोसाइटी और स्टेट आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी, आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करेगी। आप ये नहीं बोल सकते मेरी लिबर्टी है, मैं जो मर्जी करूं, मैं म्यूजिक बजाऊं, मैं मारूं पीटूं काटूं, ऐसा नहीं। जब अदर रिगार्डिंग एक्शन आएगा तो वहां स्टेट का रोल होगा। तो यही है हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। थोड़ा और चीजें देखते हैं। द ओनली पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ वन फॉर विच amenable to the society is that which concern other। तो अदर का कंसर्न है, तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है, तो यहाँ स्टेट आपको आपकी लिबर्टी को रोकेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। इन द पार्ट विच मेयरली कंसर्न विद हिज इंडिपेंडेंस इज ऑफ राइट्स एब्सोल्यूट। तो पूरा राइट है आपको, आप जो मर्जी करो अपने साथ, तो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। अवर हिमसेल्फ अवर हिज ओन बॉडी माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरन। अपनी बॉडी के साथ अपने माइंड में इंडिविजुअल सोवरन है, वो दारू पिए, वो जो मर्जी करे, वो नशा करे, ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, सोसाइटी इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो एज सच लाइंस मैंने क्यों लिखी हैं, ये एज सच लाइंस जो हैं ये असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में यूजीसी में आई है, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, स्टेट इंटरफेरेंस इन पर्सनल लिबर्टी। स्टेट कब इंटरफेयर करेगा, स्टेट तब इंटरफेयर करेगा जब आप दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हो। अदर रिगार्डिंग एक्शन होगा तो स्टेट जो है वो इंटरफेयर करेगा, तो यही है हार्म प्रिंसिपल। मिल्स एक ऐसे फिलासफर थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लाइफ में ही नहीं अप्लाई किया, बल्कि प्राइवेट लाइफ में भी उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी को अप्लाई किया, और उन्होंने फोकस किया इंपॉर्टेंस ऑफ फेयरनेस पे, इक्वालिटी पे, इंडिपेंडेंस विद इन द फैमिली पे और विद इन द स्टेट पे। तो ये था उनका लिबर्टी की थ्योरी और हार्म प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है उनका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात वो कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी बुक है,
ये बुक है मिल्स की, 1861 में लिखी गई है। यहाँ वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मिल्स रिकमेंड करते हैं इक्वल वोटिंग राइट, यूनिवर्सल सफरेज, सबको वोट देने का राइट होना चाहिए, फीमेल्स की बात भी की है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, कंडीशनली गुड इफ इंडिविजुअल हैड करेक्टर फॉर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, तो आपकी लिबर्टी को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप दूसरों की लिबर्टी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, दूसरों की लिबर्टी में इंटरफेयर कर रहे हो, तो स्टेट आपको रोकेगा। सपोर्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को उन्होंने सपोर्ट किया, बट उन्होंने बोला कि ये आइडियल है, बट अगर जनता विजिलेंट नहीं है, जनता अवेयर नहीं है, तो प्रॉब्लम है। इफ दे आर विजिलेंट तभी ये बेस्ट गवर्नमेंट है। तो किसने बोला डेमोक्रेसी इज बेस्ट गवर्नमेंट? अगर जनता विजिलेंट है, जनता को विजिलेंट होना जरूरी है, तो मिल्स ने बोला। मिल हेल्ड दैट, मिल कहते हैं कि सिविल लिबर्टीज जो है ना, ये डेमोक्रेटिक रिजीम में भी एक थ्रेट है। कब? जब जनता विजिलेंट नहीं है। अगर जनता विजिलेंट है तो डेमोक्रेसी से बेटर या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से बेटर या बेस्ट कोई गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, बट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है बट विद कॉशन, बट विद केयर, कि डेमोक्रेसी में लोगों ने मेजो रूलर को इतना आज़ाद नहीं छोड़ना कि टायरेनी ऑफ मेजोरिटी हो जाए। टायरेनी मीन्स अनफेयर यूज ऑफ पावर, जहां माइनॉरिटीज के राइट्स को सप्रेस कर दिया जाए। ठीक है, तो टायरेनी ऑफ मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में जनता का विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। तो इनको क्रिटिसाइज करते हैं सी एल वेपर। तो सी एल वेपर कहते हैं कि मिल्स ने डेमोक्रेसी को नहीं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट तो किया है, बट वो एक रिलेक्टेंट डेमोक्रेट है, वो हिचकिचाते हैं डेमोक्रेसी को अप्लाई करने में। कहते हैं कि जनता विजिलेंट नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मिल्स वाज अ रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, किसने बोला? तो सी एल वेपर ने बोला। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो बहुत बढ़िया है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को बैलेंस करती है पॉपुलर पार्टिसिपेशन के साथ, और एडवोकेट किया उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू गिव माइनॉरिटीज अ वॉइस। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि कौन सा थिंकर था जिसने प्लूरल वोटिंग को सपोर्ट किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लूरल, प्लूरल वोटिंग को, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा है भाई। एक तरफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ प्लूरल वोटिंग, कैसे होगी? ये क्या है प्लूरल वोटिंग? तो जानते हैं। इतना पहले याद रखना है, प्लूरल वोटिंग की बात कौन करता है? मिल्स करते हैं। क्या है? मिल्स करते हैं कि जो एजुकेटेड सिटीजन्स हैं उनको प्लूरल वोटिंग का राइट होना चाहिए विदाउट डिनाइंग बेसिक रिप्रेजेंटेशन टू ऑल। कैसे? सपोज करो कोई पर्सन है जिसने पीएचडी की है, तो पीएचडी को राइट दे दो 3 वोट्स का। किसी ने एमफिल किया है, उसको 2 वोट्स का राइट दे दो। ठीक है, कोई अंडर ग्रेजुएट है, उसको चलो 1 वोट का राइट दे दो। कोई पीएचडी होल्डर है, एमफिल है, एमएससी है, काफ़ी सारी डिग्रियां हैं, उसको 4 वोट्स का राइट दो। मीन्स एजुकेशन के हिसाब से वोट्स, वोटिंग पावर जो है वो एजुकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। ये किसने बोला? ये बोला मिल्स ने। समझ आ गया? तो प्लूरल वोटिंग की बात कौन करते हैं? मिल्स कहते हैं। मोर वोट्स टू एजुकेटेड सिटीजन्स बट विदाउट डिनाइंग बेसिक रिप्रेजेंटेशन टू ऑल। वोटिंग राइट सबको होना चाहिए, बट प्लूरल वोटिंग का राइट एजुकेटेड को थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। डेमोक्रेसी वो देखते हैं कि डेमोक्रेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बोला कि डेमोक्रेसी जो है वो, डेमोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। स्टेटमेंट बेस्ड यूजीसी में ये आया है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स के लिए। हमने अपने एमसीक्यूज में भी डाला है। मिल्स के लिए बेस्ट गवर्नमेंट वो है जो फुलफिल करे पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पर्पस जो फुलफिल करेगी वही बेस्ट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? 2 पर्पस है। फर्स्ट, 2 फंक्शन। फर्स्ट, जो उसके सिटीजन्स के पास स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, उनका सही इस्तेमाल करो। टू यूज क्वालिटीज एंड स्किल्स ऑफ द सिटीजन्स टू बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट। जो डॉक्टर हैं उनसे डॉक्टरी का काम करवाया जाए, जो एडवोकेट हैं उनके स्किल का इस्तेमाल किया जाए एडवोकेसी में। आप टीचर हो तो आपको लेक्चरर बनाया जाए। तो टू यूज क्वालिटीज एंड स्किल्स ऑफ द सिटीजन्स टू बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट।
फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे पर्सन है उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो उनका क्या किया जाएगा, तो उनको स्किल्स दिया जाए टू इन्हांस देयर मॉरल इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको स्किल दिया जाए, एजुकेशन दी जाए, और फिर उनकी क्वालिटीज को भी यूज किया जाए। तो ये गवर्नमेंट अगर ये काम कर रही है तो वो बेस्ट गवर्नमेंट है। मिल्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक इंटरेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल, मेक श्योर दैट एमरजेंस ऑफ वाइजेस्ट एंड बेस्ट लीडर। तो ये क्या है, एक इंटरेक्शन है इंडिविजुअल्स के बीच में, तो इंडिविजुअल्स अपनी एजुकेशन और वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके एक बढ़िया लीडर को अपने लिए चुन सकते हैं। ठीक है, ही रिकमेंड यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की उन्होंने सबके लिए। इट विल मेक इंडिविजुअल्स वाइज एंड कॉम्पिटेंट, तो इंडिविजुअल्स को विजिलेंट कौन बनाएगा, एजुकेशन, आप एजुकेशन दो, विजिलेंट बनाओ, और जो एजुकेटेड हैं उनको प्लूरल वोटिंग का राइट दो। ठीक है, इन ऑन द लिबर्टी मीन्स जो उनकी बुक है ऑन द लिबर्टी, ही एडवोकेटेड यूनिवर्सल एजुकेशन टू एस्टेब्लिश एंड कंट्रोल बाय स्टेट। तो जो यूनिवर्सल एजुकेशन होगी वो स्टेट कंट्रोल करेगी, स्टेट की ड्यूटी है कि सबको एजुकेशन दे। ठीक है, मिल्स स्टेट और सोसाइटी के लिए क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टेट के लिए को लिमिटेड पावर देते हैं, पावर स्टेट के पास लिमिटेड होना चाहिए बट एक्टिव रोल होना चाहिए, रोल एक्टिव हो, पावर लिमिटेड हो, ज्यादा इंटरफेयर ना करे। जैसे अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर अदर रिगार्डिंग एक्शन है तो स्टेट इंटरफेयर करेगा। तो स्टेट का लिमिटेड एक्शन हो बट एक्टिव हो, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे स्टेट, हार्म को प्रिवेंट करे और एजुकेशन प्रोवाइड करे सबको स्टेट। स्टेट तभी इंटरवीन करे जब व्हेन इंडिविजुअल्स कांट एक्ट इफेक्टिवली, जब इंडिविजुअल्स अच्छे से अगर नहीं कर पा रहे चीजें, तब जब जरूरत है तभी इंटरफेयर करें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अगर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेट अपना काम करे, पॉवर्टी है तो उसको रिलीव करने के लिए स्टेट काम करे, बाकी हालात पे छोड़ दे। ठीक है, एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस को किसने अपोज किया है, तो मिल्स ने एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस को लिमिट किया है, अपोज किया है। उन्होंने डिफेंड किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। उन्होंने डिफेंड किया है किसको, लेसे फेरे को, किसको, लेसे फेरे इकोनॉमिक्स। ये लेसे फेरे इकोनॉमिक्स क्या होता है, हाँ, लेसे फेरे इन इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, दो इनविजिबल हैंड्स होते हैं मार्केट के इकोनॉमिक्स के दो इनविजिबल हैंड होते हैं जो हमें दिखते नहीं। यूपीएससी में ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, तो वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। वो कहते हैं कि मार्केट को छोड़ दो, आप डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दो। ठीक है, लेजे फेरे एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है अलो टू डू, करने दो उनको जो करना है। क्या करना है, गवर्नमेंट मिनिमम इंटरवीन करेगी इकोनॉमी पे, मार्केट को खुला छोड़ देगी, मार्केट के जो इनविजिबल हैंड है, मार्केट की जो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी, डिमांड एंड सप्लाई, उन पे मार्केट को चलने दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ गई है तो सप्लाई अपने आप बढ़ानी पड़ेगी। सपोज करो कोविड का टाइम आ गया था, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई, वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये है लेसे फेरे इकोनॉमिक्स। ठीक है, मिल व्यूड स्टेट हैज मॉरल इंस्टीट्यूशन, कहते हैं कि स्टेट एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है whose chief concern is the promotion of virtue and excellence in individuals life। उसका मेन काम क्या है, प्रमोशन करना वर्चू को और एक्सीलेंस को इंडिविजुअल्स की लाइफ में, एंड फेल्ट दैट कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ वाज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ डिवोटेड टू परस्यूट ऑफ प्लेजर, मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर। मिल्स ऑन राइट्स एंड इंडिविजुअलिज्म तो बात कर चुके हैं ऊपर। यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट किसने किया था, इनके गुरु ने, बेंथम ने, जर्मी बेंथम ने नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट किया था। ये सपोर्ट करते हैं नेचुरल राइट्स को, बट सपोर्ट विद इन यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क, ऐसे ही ये स्टेटमेंट पूछी गई है। स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट इन लिविंग। ट्रू लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू परस्यू वंस ओन्स गुड्स एंड इन ओन्स वे,
इंडिविजुअलिटी असेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड सोशल एम्पावरमेंट। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल इक्वलिटी, इन चीज़ों पे फोकस किया है मिल्स ने। इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया है। मिल्स ने बोला है कि अगर एक पर्सन की वॉइस आप दबा रहे हो तो वो उतनी ही उसी वे में ली जाएगी जैसे अगर एक पर्सन कोई जो डिक्टेटर है और वो 99% को दबा रहा है, तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक एक आवाज़ जो है, एक एक वॉइस इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात की है उन्होंने इंडिविजुअलिज्म पे। इकोनॉमिक्स पे क्या बोला है और सोशल प्रोग्रेस पे अभी हमने बात की लेजे फेरे इकोनॉमिक्स की। तो जो उनका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये उनकी बुक है जहां वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ओल्ड इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म लाने की बात करते हैं। वो इंडिविजुअल इंटरप्राइज और कंपटीशन में बिलीव करते हैं और कोऑपरेटिव्स और वेलफेयर मेजर्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। प्रिडिक्टेड द इवेंचुअल मूव फ्रॉम कैपिटलिज्म टू मोर सोशलिस्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो वो कहते हैं कि मीन्स हमें कैपिटलिज्म से थोड़ा मूव होने की ज़रूरत है सोशलिस्ट ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ। सपोर्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, इनहेरिटेंस ऑफ टैक्स। तो टैक्स लगाओ और रीडिस्ट्रीब्यूट करो वेल्थ को। मीन्स वेलफेयर स्टेट की बात की है उन्होंने, वेलफेयर स्टेट। एक तरफ लेजे फेरे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई पे छोड़ दो तो उससे कैपिटलिज्म बढ़ेगा। बट फिर बाद में वो कहते हैं कि इससे भी हमें मूव होने की ज़रूरत है सोशलिस्ट ओरिएंटेड सोसाइटी, जहां रीडिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का। कैसे? जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाओ, ठीक है, तो बराबरी पे लेकर आओ। और सोशल वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट किया है। तो अगर पूछा जाए मैच करने के लिए आए तो वेलफेयर स्टेट में हम, क्योंकि जब बात कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की होती है तो वहाँ वेलफेयर को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है, वेलफेयर स्टेट को। तो वेलफेयर स्टेट को इन्होंने सपोर्ट किया है। मिल्स के इन्फ्लुएंस पे बात करते हैं तो मेजर फिगर इन लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये एक बड़ा चेहरा है। इन्होंने आगे इन्फ्लुएंस किया ह्यूमन राइट्स के लिए। मींस जो मॉडर्न आइडियाज़ डेवलप होकर आए उसके लिए एक प्रिकर्सर थी इनकी फिलॉसफी। ह्यूमन राइट्स की बात हो, डेमोक्रेसी पे हो, फ्री स्पीच पे हो, फेमिनिज्म पे हो, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। लिबरल थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे टी.एच. ग्रीन है, आइजा बर्लिन है, रॉल है। रॉल ने जस्टिस की बात की, आइजा बर्लिन लिबर्टी की बात करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। हार्म प्रिंसिपल एंड डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच रिमेन सेंट्रल। आज भी हार्म प्रिंसिपल और उनका फ्री स्पीच जो है वो सेंट्रल डिबेट्स का सेंट्रल होता है आज भी जो लिबर्टी की बात करते हैं। तो इनके मेजर वर्क्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 किसने लिखा है? मिल्स ने, जहां मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यूजीसी में आ चुका है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में और क्या था याद करो ज़रा। एंजल और मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी 1848 में लिखा था। और दूसरी तरफ जे.एस. मिल्स जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी लिखते हैं 1848 में, जहां ये इकोनॉमिक्स पे और सोशल प्रोग्रेस पे बात करते हैं। ऑन लिबर्टी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी बुक, जहां ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जहां ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इनकी किस बुक में है? कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आया भी है कि यूटिलिटेरियनिज्म 1863 मैच करने के लिए आएगा और आप मैच करोगे जर्मी बेंथम के साथ। हाँ, जर्मी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म हम कहते हैं, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। बट एक बुक है जो जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म 1863, ये बेंथम ने नहीं लिखी, ये बुक लिखी है मिल्स ने, जिसमें उन्होंने यूटिलिटेरियन एथिक्स को रिफाइन किया है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन हम पढ़ चुके हैं 1869, जहां वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। ये बुक भी मिल्स की है। और ऑटोबायोग्राफी जिसमें ये अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, ये भी मिल्स की एक बुक है। तो मिल्स की 7 बुक्स आपने याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटेरियनिज्म मिल्स की बुक है, ऑटोबायोग्राफी मिल्स की बुक है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जहां वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स फॉर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल सफरेज की बात करते हैं, तो मिल्स की बुक सब्जेक्शन ऑफ राइट। ऑन लिबर्टी जहां वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ लॉजिक और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमने मिल्स को डिटेल में कवर कर लिया।
यहाँ मिल्स और बेंथम में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। यूटिलिटेरियनिज्म दोनों ने बात की है, बट जर्मी बेंथम बात करते हैं क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की और मिल्स बात करते हैं क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की। हैप्पीनेस जज्ड बाय एक्सटेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ प्लेजर फेलिसिफिक कैलकुलस की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स प्लेजर और पेन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये ही है यूटिलिटी। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर और फेलिसिफिक कैलकुलस जो इन्होंने 7 फैक्टर्स बताए कैसे मेजर करना है हमने यूटिलिटी को, ये जर्मी बेंथम के साथ मैच करेंगे। मिल्स क्वालिटेटिव यूटिलिटी की बात करते हैं और हायर और लोअर प्लेजर के बीच में डिफरेंस करते हैं। हायर प्लेजर मीन्स इंटेलेक्चुअल मॉरल, लोअर मीन्स मटेरियल या बॉडीली, ये हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन नेचर पे क्या बोला है? बेंथम कहते हैं ह्यूमन नेचर के ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लेजर और पेन से इन्फ्लुएंस होता है, प्लेजर की तरफ जाता है, पेन को इग्नोर करता है। ठीक है। हेडोनिज्म की बात की है। हेडोनिज्म मीन 7 फैक्टर जिनके द्वारा हम प्लेजर पेन को मेजर करेंगे। यहाँ उन्होंने डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी की बात की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेजर से कहीं पीछे जाके वो बात करते हैं कि इंसान सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाता है, डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिबर्टी पे क्या बोला उन्होंने? इसको कोई इंट्रेंसिक वैल्यू की बात नहीं की, सिर्फ हैप्पीनेस की बात करते हैं। लिबर्टी एक इंट्रेंसिक वर्थ है, एसेंशियल है इंडिविजुअलिटी के लिए, और हार्म प्रिंसिपल की बात की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। किसने? मिल्स ने। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं बेंथम। तो ये डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करते हैं बट साथ में कहते हैं इंडिविजुअल्स को विजिलेंट होना है। डेमोक्रेसी फॉर यूटिलिटी एंड मॉरल डेवलपमेंट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और प्लूरल वोटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के हिसाब से वोटिंग राइट बढ़ा दो। ठीक है। स्टेट सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ रोल ऑफ स्टेट की बात करें, स्टेट क्या करेगी? सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट है। मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर, स्ट्रांग रिफॉर्म की बात की है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट है स्टेट। यहाँ वो कहते हैं, मिल्स कहते हैं कि नहीं, स्टेट का लिमिटेड रोल होगा। स्टेट तभी आएगी एक्ट में जब आप अदर रेगुलेटिंग एक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट हार्म टू अदर। बाकी स्टेट का काम है एजुकेशन देना, लिबर्टी इक्वलिटी देना। राइट्स, नेचुरल राइट्स को डिनाई किसने किया है? बेंथम ने। इन्होंने डिफेंड किया है नेचुरल राइट्स को बट विद इन यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है। वुमेन एंड इक्वालिटी, इन्होंने इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल पे बात की है बट सिस्टमेटिकली कोई ऐसे डेवलपमेंट मतलब सिस्टमेटिकल मॉडल कोई नहीं दिया। बट इन्होंने क्या बोला है मिल्स ने? स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं जेंडर इक्वालिटी के, वुमेन राइट्स के, पूरी की पूरी बुक लिख दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जहां जेंडर इक्वालिटी की बात की पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में। और फीमेल वोटिंग की बात करते हैं मिल्स, और ये सिर्फ मेल वोटिंग की बात करते हैं। ठीक है। चलिए आगे अप्रोच की बात करें तो बेंथम की लीगलिस्टिक अप्रोच है, रिफॉर्म ओरिएंटेड है, लॉ पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया है। ये लिबरल हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इंडिविजुअल फ्रीडम और मॉरल ग्रोथ और डेमोक्रेसी पे इन्होंने फोकस किया है। इनको कहा जाता है बेंथम को क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर, पॉइनियर ऑफ लीगल एंड पीनल रिफॉर्म। इन्होंने रीडिफाइन किया है यूटिलिटेरियनिज्म को और डिफेंडर हैं लिबर्टी के, डेमोक्रेसी के, फेमिनिज्म के, अपनी वाइफ से इन्फ्लुएंस हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये टफ लग रहा है, कुछ भी याद नहीं रह रहा, तो ये 8 पॉइंट आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिलासफी, लिबरल यूटिलिटेरियनिज्म की फिलासफी है वह, मिल्स की मैच करने के लिए आए तो लिबरल यूटिलिटेरियनिज्म के साथ मैच करोगे मिल्स को। एथिक्स की बात करें तो क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, हायर और लोअर प्लेजर की बात करते हैं मिल्स। क्वांटिटेटिव की बात कौन करता है? बेंथम। लिबर्टी पे फ्रीडम अनलेस काजिंग हार्म, आपको फ्रीडम है, हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं। अदर रेगुलेटिंग एक्शन है तो फ्रीडम नहीं है, स्टेट या सोसाइटी आपको रोकेगी। डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सेफ गार्ड है, बट आपने ध्यान रखना है सिटीजन्स विजिलेंट होने चाहिए, टायरेनी ना हो जाए मेजोरिटी की। प्लूरल वोटिंग को किसने सपोर्ट किया है? मिल्स ने। इकोनॉमिक्स में
इकोनॉमिक्स में लेजे फेरे इकोनॉमिक्स की बात की है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की है। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं जेंडर इक्वालिटी के और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर हैं लिबर्टी के और इंडिविजुअल राइट्स के। कौन? मिल्स। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल थॉट मिल्स का डिटेल में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा मिल्स का MCQ, टॉप MCQs ऑफ JS मिल्स। अगर स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैंने कोई पॉइंट आपको गलत बता दिया है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको करेक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।